नमस्कार विद्यार्थियों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा 26 अप्रैल की तारीख को शेड्यूल की गई है और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज की जो इस क्लास में हमारी चर्चा होने वाली है वो होगी सी सेट की परीक्षा को लेकर के होने वाली है। आप जानते हैं कि एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यानी कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है इसमें दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है आपकी जीएस की पेपर होता है, पहला नंबर का जो होता है जीएस का होता है और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है सी सेट का होता है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, लगभग 15 मिनट का समय दीजिएगा, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आज के बाद सी सेट का डर जो है आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कई लोगों के कमेंट थे कि सी सेट पर जो चर्चा की जाए ताकि उस डर के माहौल को खत्म किया जा सके, तो डोंट वेरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है आप 15 मिनट ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसके बाद में जो है कैसे क्या करना है आप समाधान जो है अपने यहाँ पे निकाल लेंगे और मैं पेपर में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसके बाद जो है सिलेबस भी बताऊंगा, सब कुछ चीज़ें बता दूंगा। पहले पैटर्न को समझिएगा। आप जानते हैं कि हमारा पेपर जो है वो कैसा है। आप कहेंगे कि दो पेपर इसमें प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पेपर होता है वो आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जीएस का पेपर जो है पहला होता है। दूसरा जो है सी सेट का होता है। ये जो है 10 बजे से लगा करके 12 बजे तक होगा। अभी एक क्लास और हम करवाएंगे परीक्षा से पहले, इसमें परीक्षा की वो सभी बातें बताएंगे कि जो लोग शुरुआत में दे रहे हैं वो कौन सी गलती नहीं करना है, कैसे रोल नंबर डालना है, कैसे क्या फिल करना है, कौन सी चीज़ें ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग में कैसी सावधानी रखनी है, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो हमारे पास में जो है जुड़ चुकी है और इस जो ये नेगेटिव मार्किंग है इसमें नियम लिखा हुआ है 3R और 1W, ऐसा जो है नियम लिखा हुआ है। मतलब कि अगर राइट क्वेश्चन करते हैं तो आपको कितने मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे और अगर रॉन्ग करते हैं जो गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर आपका क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। दोनों ही जो ये परीक्षाएं होने वाली हैं, जीएस 1 भी आपका क्या होगा 300 नंबर की जो है परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन होंगे। सी सेट भी क्या होगा आपका 300 नंबर का होगा। एमपीपीएससी के नियम के अकॉर्डिंग जो है आपको इन दोनों ही परीक्षाओं में क्या करना है, जो है 40% मार्क लेकर के आना है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो दोनों ही परीक्षाओं में कम से कम 40% नंबर लेकर के आना है। यदि आपके किसी भी परीक्षा में यानी कि जीएस में और सी सेट में 40% से कम नंबर होते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप जो है इस परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे यानी कि फेल मान लिए जाएंगे। तो कोशिश करना है कि कम से कम 40% अंक आपके सही हों। यदि आप ठीक है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, यदि आप क्या हैं रिजर्व कैटेगरी के हैं, मेरे कहने का आशय है यदि एससी में है, यदि आप एसटी में हैं, यदि आप ओबीसी में हैं और यदि आप किसमें है ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है। इन अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 40% की आवश्यकता नहीं है। यह जो है आपका क्या हो जाएगा, मात्र आपको 30% अंक ही लाने होंगे। ये मतलब एक क्वालिफाइड कोटा करने के लिए न्यूनतम जो अंक की सीमा है वो अनरिजर्व के लिए कितनी है, 40% अंक होना चाहिए और जो रिजर्व के लिए है वो कितने होने, 30% अंक होना चाहिए। यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपके कम से कम 40 क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 30 क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए, किसके लिए, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो होना चाहिए। अब ये 40% यानी कि अधिकतम अंक हमारे पास सही होना चाहिए। याद रखना, जीएस में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं होगा अगर आप सी सेट में 40% अंक लेकर के नहीं आते हैं। तुक्का लगाने का काम खत्म हो चुका है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जुड़ चुकी है। तो तुक्का अगर कुछ भी नहीं पता है, 100% में तुक्का कभी मत लगाइएगा, मेरी सलाह रहेगी। और ध्यान रखना, तुक्का जो है लगाना है आपको अधिकतम 50% में ही लगाना है। अगर आप दो ऑप्शन क्या कर पा रहे हैं, क्रॉस कर पा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से अपने ज्ञान और विवेक से, तभी आपको क्या करना है 50% में तुक्का लगाना है, बाकी नहीं लगाना है। चलिएगा हम देख लेते हैं। तो हम आज की चर्चा करेंगे इसमें कि 40% नंबर जो है कैसे लेकर के जाना है और कि क्या करें इसके लिए। जीएस की चर्चा हमारी रोज होती रहती है, आज का जो टॉपिक है सी सेट पर है। चलिएगा इसमें देखेंगे सी सेट की अगर हम बात करें तो सी सेट क्या होता है। सी सेट तो एक ऐसी परीक्षा है, इसका पूरा नाम होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि आप जो है अधिकारी बनने की जो कुछ है मौलिक योग्यताएं होती हैं वो क्या आपके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं है, इसकी जांच जो है इस परीक्षा में की जाती है। इसमें जो है अगर बात की जाए तो टोटल आपको 8 जो है सिलेबस में हमारे पास में पॉइंट दिए गए हैं। कितने पॉइंट दिए गए हैं, 8 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें से मुख्य अगर पॉइंट बात किया जाए तो एक है आपका मैथ वाला पोर्शन है। क्या है, एक जो है आपको देखने को मिल जाएगा मैथ वाला पोर्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक पोर्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा रीजनिंग वाला पोर्शन जो है देखने को मिल जाएगा। और एक पोर्शन जो है आपको क्या मिल जाएगा,
बोधगम्यता, जिसे हम क्या कह देते हैं, गद्यांश कह देते हैं। गद्यांश वाला एक जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, गद्यांश वाला देखने को मिल जाएगा। एक टॉपिक जो है आपको क्या मिल जाएगा, हिंदी वाला देखने को मिल जाएगा। और एक टॉपिक आपको मेजरली देखने को मिल जाएगा कि आप एक अधिकारी हैं, तो आपका जैसे कि एक सामान्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए, सूचना संप्रेषण वाला ये टॉपिक देखने को मिल जाता है कि आप बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे, कि एक अंधविश्वास की तरह बात करेंगे, कि या फिर कॉन्फिडेंशियल बात करेंगे, या फिर आप जो है किसी जाति के भेदभाव के पक्ष में बात करेंगे, या फिर रिश्तेदारी के पक्ष में बात करेंगे। तो ये संप्रेषण जो है आपका कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। और एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है, ये मतलब जीवन कौशल और प्रतिबल दिया हुआ है, ठीक है, जीवन कौशल और प्रतिबल जो है दिया हुआ है। जीवन कौशल और प्रतिबल, ये एक जो है पॉइंट दिया हुआ है। इन सभी पॉइंटों से मिलाकर के कितने पेपर आते हैं आपके, जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें देखा जाए तो ये मैथ की अगर मैं बात करूं, ये मैथ जो है सिलेबस में लिखा हुआ कि आपसे 10वीं स्तर की मैथ पूछा जाएगा। यानी कि जहाँ तक मैंने अभी तक जो है ये दिए हैं पेपर, इन पेपरों में अगर देखें तो मैथ की समानतः पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं कि एक टोटल डाटा दिया जाता है, उस डाटा में से आपको निकालना होता है कि इतने परसेंट लोग इसमें हैं तो इतने परसेंट कैसे हैं। यानी परसेंटेज का जो है लगभग 3 से 4 प्रश्न जो है परसेंटेज के देखने को मिल जाते हैं। आपको जो है अंक गणित के जो है क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए तो इसमें नंबर सिस्टम से जो है प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, और कुछ टेबल से आंकड़ों से जो है प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। यदि आपका मैथ बैकग्राउंड है तो आप यहाँ से जो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 17-18 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी मैथ बनता है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और मुझसे मैंने मैथ जीवन में शायद पढ़ा भी नहीं है कभी, लेकिन ऐसे मतलब साधारणतया जो है बनती है मैथ, और मैं आराम से जो है 10 से 12 प्रश्न क्या करता हूँ, हर बार जो है मैथ में सही कर लेता हूँ। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ ठीक कर ही लेंगे। इसके अलावा जो आपकी मैन पकड़ होना चाहिए परीक्षा में, बिना जो है कुछ पढ़े हुए सीधे आपको क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश सॉल्व करना है। ये गद्यांश जो है 30 नंबर के आते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। 30 नंबर के गद्यांश आते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है, 5-5 नंबर के होते हैं। तो लगभग 30 नंबर के जो है आपको गद्यांश देखने को मिल जाते हैं। एक जगह 20 नंबर के, एक जगह 10 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। तो इन 30 नंबर के गद्यांश में जो है आप आसानी से अपना कोटा पूरा कर सकते हैं और आसानी से जो है नंबर ला सकते हैं। यहाँ 30 के 30 जो है अंक सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक गद्यांश में जो है ऊपर सब कुछ लिखा होता है, और उस लिखे हुए के आधार पर आपको क्या करना होता है, प्रश्नों के जवाब देना होता है। तो इसमें कोई बातें जो है कठिन नहीं है, अभी जो है हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग में ज़्यादातर करके जो है नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, जिसमें आपको चित्र के रूप में पहचानना होता है, ये आकृति कहाँ आएगी। और कई बार पंक्तियों वाली रीजनिंग आती है, सिटिंग अरेंजमेंट की जो है रीजनिंग आ जाती है। तो रीजनिंग ये भी, इसमें भी जो है आपके 10 से 12 प्रश्न जो है देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग के। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो हिंदी के जो है 20 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये बहुत कठिन नहीं होते। 10वीं लेवल की हिंदी होती है, जिसमें आपसे शुद्ध अशुद्ध पूछ लेता है, आशीर्वाद को शुद्ध कैसे लिखते हैं, आपसे पूछ लेता है कि विलोम के बारे में पूछ लेता है, पर्यायवाची पूछता है, विलोम शब्द पूछता है, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध वर्तनी, ये पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर के आते हैं। यहाँ भी आप आसानी से जो है समानता है, आप जो है क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से जो 10 से 12 प्रश्न हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चलिएगा, और संप्रेषण कौशल की बात करें तो संप्रेषण कौशल, अब इसमें जो 2 टॉपिक रह जाते हैं, एक मतलब प्रतिबल और जीवन कौशल और संप्रेषण। अब संप्रेषण में जो है आपको ऐसा बोलना है भाई, ऐसा किसी कटु वचन नहीं बोलना है कि आपकी बात, आप अधिकारी हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। जब ये परीक्षा के प्रश्न सॉल्व करना तो ऐसे मत सॉल्व करना, नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, एक आपके मतलब एक बड़े लाखों लोगों की जनसंख्या का नेतृत्व कर रहे हो, तो ऐसी बातें बोलना है जो क्या हो, ना तो जाति के मतलब पक्ष में हो, ना ही किसी धर्म के पक्ष में हो। समानता का भाव, आपको संविधान के जो मूल्य हैं उनको याद रखना है, और उस हिसाब से आपके क्या होना चाहिए, निर्णय होने चाहिए, तो संप्रेषण में डाल देना। जीवन कौशल और प्रतिबल में इसमें ये है कि जैसे कि आपको जो है प्रश्न में क्या दिया जाएगा, समस्याएं दी जाएंगी कि आप जो है किसका सहयोग करेंगे। जैसे पिछली बार एक बार प्रश्न आया हुआ था कि ऐसा प्रश्न आया हुआ था कि एग्जामिनर के सामने मतलब आपका दोस्त जो है परीक्षा में क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, ठीक है, आपका दोस्त जो है नकल कर रहा है, दोस्त नहीं है मतलब एक व्यक्ति है परीक्षा में, वो नकल कर रहा है, और आप उसे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो व्यक्ति नकल कर रहा है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ था कि मतलब आप जो है परीक्षक को बता देंगे, आप जो है एग्जाम में जो चेक करने वाला लगा है उसको बता देंगे, आप ये समझ करके छोड़ देंगे कि गरीब आदमी है और कुछ ना कुछ जो है मतलब वो भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा।
और या फिर आप क्या करेंगे कि उससे ये कहेंगे कि परीक्षा के बाहर में तुझसे पैसे लेंगे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसमें जो है आप क्या कर सकते थे, एक जो है अधिकारी की तरह, एक जो है संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए आपको एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में क्या करना था, उसका जवाब देना था। ये जो है समानतः आपकी बुद्धि और कौशल पर निर्भर करते हैं। इसे जीवन कौशल जो कहा जाता है, ये कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है। और प्रतिबल मतलब कि यहाँ आपको जो है समस्याएँ दी जाती हैं कि जैसे आप एक अधिकारी के रूप में क्या हैं, पदस्थ हैं और आपके सामने जो है इतनी 3 समस्याएँ आती हैं, इनमें से आप किसको प्राथमिकता देंगे, ठीक है? जैसे कह देंगे कि एक तरफ आपके फूफा जी खड़े हैं कि बेटा तुम्हें कसम है बचपन के प्यार की, और एक तरफ मम्मी खड़ी हुई हैं कि बेटा कसम है तुम्हें किसकी, मेरे संघर्ष की, एक तरफ पापा खड़े हुए हैं, मेरे आत्मसम्मान का बेटा सवाल है, आप जो है किसका पक्ष लेंगे? तो इन तीनों में से जो है आपको क्या करना है, जिसमें भी आपका बेस्ट संवैधानिक औपचारिक तरीका लगता है, उसका क्या करेंगे, साथ देंगे। तो ये जो है आपके तनाव को वाले प्रश्न आते हैं कि ये इसलिए आते हैं कि एक अधिकारी के रूप में आप क्या कर सकें, एक कुशल निर्णय ले सकें। ये क्या होता है, प्रतिबल होता है और जीवन कौशल से संबंधित आते हैं, जैसे कि एक बेस्ट जीवन शैली कैसे आप अधिकारी के रूप में जो है सभी लोगों को दे सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए बात करूँ कि आप किसी क्षेत्र के क्या बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, ठीक है? एसडीएम बनते हैं और आप मदिरा पी करके क्या करते हैं, घूम रहे हैं गाँव में, तो ये एक अधिकारी की जीवन शैली नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो है समानता जो खास तौर से सिविल सेवकों की बात की जाए तो ये आदर्श होते हैं। किसी जिले का कलेक्टर क्या होता है, आदर्श होता है। हर कोई जो है उन्हें क्या करता होता है, फॉलो करना होता है। तो आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि जो नकारात्मक रूप से समाज और लोगों को प्रभावित ना करे। आप जो है ऐसे लक्षण नहीं समाज के सामने मतलब प्रदर्शित करेंगे, भले ही आपके व्यक्तिगत लक्षण कुछ भी हों, तो इन्हें आंतरिक रूप से रखेंगे। उन्हें जो है समाज के सामने विभिन्न प्रकार की जो सभाओं में उन्हें प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये जो है मोटा-मोटा आपका सिलेबस है और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप जो है निश्चित रूप से हो जाएँगे। तो आपको फ़ोकस कहाँ करना है, ध्यान रखना। पहली बात जो है गद्यांश पर ध्यान रखना है। कहाँ पर ध्यान रखना है, गद्यांश पर ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है आपको गणित पर ध्यान रखना है और तीसरी बात जो है आपको जो है हिंदी पर ध्यान रखना है। और जो सामान्य कौशल, अभिरुचि और जो मतलब तार्किक वाले प्रश्न हैं, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो थोड़ी-सी अजीब से प्रश्न होते हैं, समानता समझ में नहीं आते हैं। रीजनिंग वाले जो मतलब नॉन वर्बल भी वाली है, जो आपको कन्फर्म हो जाती है, तो रीजनिंग जो है कन्फर्मेशन अगर निकाल लेते हैं उनका सही से, तो इस पर ध्यान दे लीजिएगा। अब देखिएगा गद्यांश के कितने आते हैं, आपके 30 प्रश्न आते हैं। गणित के जो है आपके 20 प्रश्न आते हैं। हिंदी के जो है आपको कितने आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं। और रीजनिंग के जो आते हैं 12 से 15 प्रश्न जो है रीजनिंग के देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप गद्यांश में कितने कर सकते हैं, यहाँ 30 में से 30 जो है सही कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको गद्यांश सॉल्व करने की कैपेसिटी है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वो गद्यांश सॉल्व कर लीजिएगा। मैं 2024 के पेपर भी यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ 30 में से 30 आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। गणित में बड़े आराम से जो है आपसे 10 प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल के विद्यार्थी हैं। और हिंदी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप जो है आराम से 10 से 12 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में भी आप 4-5 प्रश्न नॉन वर्बल के जो है 5 प्रश्न ठीक कर सकते हैं। तो ये जो है लगभग आराम से 50-60 नंबर आपके हो जाते हैं। यदि आप रेंजर का भी दे रहे हैं तो आप जो है रिस्क लीजिएगा, तुक्का लगाइएगा। और यदि आप जो है एमपीपीएससी का दे रहे हैं तो आपका आराम से गद्यांश और मैथ में जो है आपका हो जाएगा। हिंदी में जो है कन्फर्म है, कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल लड्डू से आते हैं, वो आपसे बन जाते हैं, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में तुक्का नहीं लगाइएगा अगर नहीं बन रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, आपको पेपर दिखा देता हूँ। चलिएगा, हम क्या कर लेते हैं, पेपर जो है देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, जैसे कि ये पेपर है आपका 2024 का क्या है, ये पेपर है, ठीक है। ऐसे 2024 के पेपर में देख लेते हैं कौन कौन से पोर्शन आते हैं। और चलिएगा, ये देखिएगा 2024 का पेपर है, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का है, सीसैट का पेपर है। और ध्यान रखना बराबर जो है इसका महत्व है। यदि आप रेंजर का दे रहे हैं तो फिर बराबर महत्व है। और यदि आप पीएससी के लिए दे रहे हैं तो कम से कम 40% गिरी हालत में लेकर के आना है, वरना काम खत्म हो जाएगा। अब ये जो है मैथ के प्रश्न है, देखिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रश्न है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रमा राधा के बाएं बाएं से जो है दसवीं है, तो मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। और इसके आगे अगर देखेंगे तो ये दिशा वाला प्रश्न है। रीजनिंग का ये भी प्रश्न है कि वह सुबह जो है इस दिशा में जाता है, उस दिशा में जाता है। ये आप जो है आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और इसके अलावा ये 3 संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, तीसरी की तिगनी है। ये संख्या नंबर सिस्टम का प्रश्न है। और ये
फूलों की एक क्यारी में, ये भी जो है आपको सिटिंग वाला जो है प्रश्न है, और ये नॉन वर्बल का प्रश्न है आपका। तो ये जो है देख लीजिएगा, ये भी संख्या में आपको श्रेणी से दिया गया है, संख्या श्रेणी से, तो ऐसे ये प्रश्न आते हैं। और ये मैथ के प्रश्न है सभी सभी। टेबल का प्रश्न आया हुआ कि अगला कौन सा होगा, तो ये रीजनिंग का है, और ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा मैथ नॉर्मल कठिन नहीं आती है MPPSC में। मैं जो है मुझसे नहीं बनती, मैं फिर भी जो है हर बार कम से कम 60-65 नंबर लेकर के आता हूँ, 70 भी पहुँच जाते हैं मेरे। ठीक है, ये जैसे प्रश्न हैं, ये थोड़ा-सा जो क्या होते हैं, डाउट वाले होते हैं, तो इनको मैं सलाह दूँगा कि अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं, तो ज़्यादा ज्ञान मत लगाइएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है परीक्षा को पार करना है, वहाँ ज्ञान को प्रदर्शन करना नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, व्यक्ति या समूह की ऐसी व्यवस्था जो कि विद्यमान है, परंतु समूह के सदस्य उसे अनावश्यक समझते हैं। वो कौन-सी ऐसी व्यवस्था है? तो ये जो है देखिएगा, ये सामान्यतः नियम है, समस्या है, कानून है, मानदंड है। ठीक है? अब इसमें जो है समानता पता ही नहीं चलता क्या होता है। व्यक्ति या समूह की ऐसी अवस्था जो कि विद्यमान है, परंतु समूह के सदस्य जो होते हैं उसे आवश्यक समझते हैं। क्या होता है? वो नियम है या समस्या है या कानून है। इसमें जो है आपको क्या करना है, सोचना है, समझना है, और बेस्ट उत्तर जो है निकालना है। कई बार इसमें जो है डाउट हो जाता है, और जो हम जैसा सोचते हैं सीधा साधा उत्तर नहीं होता है, क्योंकि एक अधिकारी के जो है मानक अलग होते हैं उस हिसाब से जांचने के। तो ये जो है किसके हैं, जीवन कौशल और एक अधिकारी की निर्णय क्षमता के जो ये प्रश्न है। 5 पद वाली समस्या मॉडल का समाधान मॉडल, ठीक है, ये एक ऐसा खुलकर सोचने की स्वतंत्रता होती है। ये बुद्धिमानी मतलब ये भी वो सोचने समझने वाला है। और इसमें ठीक है, ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ से देखिएगा, ये रीजनिंग के प्रश्न फिर से आ जाते हैं, मैथ रीजनिंग के। ठीक है, ये जो क्या है, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है। और ये देखिएगा, अब ऐसे 5 ये प्रश्न दिया हुआ है, और इसमें क्या करना है, एक जैसे टोटल पैसा कितना है, ये बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा सॉल्व करने में। जैसे क्या कहता है, निम्नलिखित पाई चार्ट में प्रति माह जो होने वाले व्यय के बारे में बताया गया है। और क्या कहता है, यदि मकान के किराए पर होने वाला व्यय कितना है, 18,000 रुपये मकान का किराया व्यय होता है, तो प्रति माह भोजन पर होने वाले व्यय और परिवहन पर होने वाले व्यय को लगाइएगा। मकान पर क्या किया जाता है, 15% खर्च किया जाता है। कितना खर्च करते हैं, 15% खर्च करते हैं। 15% कितना है, 18,000 रुपया है। ठीक है, 15% यदि 18,000, तो 1% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 एकन्ना 15 और 15 दूना 30, तो 1200 रुपया जो है 1% हो जाएगा। ठीक है, 1200 क्या है, 1% की वैल्यू कितनी है, 1200 है। तो फिर क्या पूछ रहा है, भोजन का खर्च निकालना है। भोजन कितना है, 3,000 है, तो 30% है, 30% गुणे जो है 1200 कर दीजिएगा, तो 12 तिया 36,000 रुपया हो जाएगा। इसका पहला जो है उत्तर निकाल आएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 36,000 हो जाएगा। भोजन पर व्यय जो है सही हो जाएगा। परिवहन पर भी पूछ रहा है, तो परिवहन पर व्यय कितना है, 8% है, तो 1200 गुणे 8 कर दीजिएगा, तो ऐसे निकाल लेना। ये जो है प्रश्न आते हैं। और 4 क्रमागत संख्याओं से संख्या सिस्टम का है, ये मैथ वाले प्रश्न हो जाएंगे। 15 से 20 प्रश्न आते हैं, आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है देखिएगा, गद्यांश वाला जो है सिस्टम है। अब इस गद्यांश में बहुत कठिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान सा है। ये गद्यांश क्या लिखा हुआ है, प्रकाश जो है, प्रदूषण आज पर्यावरण, मतलब प्रदूषण के बारे में क्या लिखा हुआ, गद्यांश लिखा हुआ है। और प्रकाश से अब देखना, जिसमें इसमें लिखा प्रश्न आया है, ये है कि प्रकाश प्रदूषण को ऊर्जा, प्रकाश जो है प्रदूषण को ऊर्जा का अपशिष्ट क्यों कहा जाता है। अब इसमें जो है से उत्तर लिखा होगा कहीं ना कहीं, प्रकाश प्रदूषण आज पर्यावरण के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले खतरों में एक बन गया है। रात्रि आकाश में इस उज्ज्वलता के परिणामी वृद्धि न केवल हमारे सितारों सितारों आकाश की दृश्यता को बिगाड़ रही है, अपितु हमारे अंधेरी और चांदनी रातों के प्रत्यक्ष बोध, यहाँ तक कि हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को भी यह परिवर्तित कर रही है। अभी कुछ समय पहले ही बाहरी प्रकाश के इन प्रभावों को पहचाना गया। प्रकाश प्रदूषण ऊर्जा के अपशेष का संकेत है, चूंकि ऊर्ध्वमुखी प्रकाश प्रायः उपयोगी अथवा अभिष्ट मुहैया नहीं कर पाता है। ठीक है, ये देखा हुआ उत्तर आपका ये हो जाएगा इसका उत्तर, चूंकि ऊर्ध्वमुखी प्रकाश जिसमें जो है ये मुहैया नहीं करवाता है। ये सेम टू सेम क्या लिखा हुआ, गद्यांश में उत्तर लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे निकालना, हर प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश में लिखा हुआ है। ऐसे टोटल जो है कितने आते हैं, 6 गद्यांश आते हैं, जो कि कितने होते हैं, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो 30 नंबर ये सभी के जो है आराम से सॉल्व हो जाते हैं, कोई व्यक्ति सी सेट में इसीलिए फेल नहीं होता है। बाकी हिंदी मैथ आती है, उसमें आप जो है एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक गद्यांश ये हो गया। अब इसमें जो है 5 प्रश्न दिए हुए, तो गद्यांश पहले आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं निकल रहा तो एक बार फिर गद्यांश पढ़िएगा, अगर नहीं निकल रहा तो फिर पढ़िए, क्योंकि ये सरल प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। और एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा गद्यांश ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया, और दूसरे के बाद में
ठीक है। ये जो है संप्रेषण की आ गए। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। ये मतलब 10 नंबर के गद्यांश हो गए और ये कम्युनिकेशन के 10 प्रश्न आ गए कि एक अधिकारी के रूप में आपकी जो है कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, ये है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो भी गद्यांश और होंगे इसमें। एक गद्यांश ये है, 2 ऊपर हो गए थे, एक ये हो गया, तीसरे नंबर गद्यांश हो गया, ये हो गया आपका चौथे नंबर गद्यांश हो गया, और ये हो गया 5वें नंबर गद्यांश हो गया। और देखेंगे तो ठीक है, ऐसे 6 गद्यांश जो है कुल अब मिला करके आते हैं, एक और होगा। और फिर इसके बाद में क्या आ गए, हिंदी के जो है प्रश्न आ जाते हैं। जैसे हिंदी के देख लीजिएगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, किरण है, अर्क है, ठीक है, कलानिधि है। अनुरक्त का विलोम क्या है? अब देखिएगा, ये तो सभी को पता होगा, अनुरक्त का क्या होता है? अनुरक्ति का विरक्ति होता है। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द से जानिए। कटक का मतलब सोना, कटक सोना, तरणि सूर्य। तरणि जो है किनारा होता है, ठीक है, तरणि क्या होता है? किनारा होता है, सूर्य नहीं होता। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो देखिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची जो हो जाएगा उर्वी, जो क्या कहा जाता है? पृथ्वी कह दिया जाता है। आगामी का विलोम क्या है? आगामी का विलोम हो जाएगा विगत हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या है? तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? मतलब अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुज्ञ मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाला, ये हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी पहचान। अब आशीर्वाद कैसे लिखते हैं सही रूप में, ये लिख दीजिएगा। तो आराम से जो है आप सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेना है सी सेट का। ध्यान दीजिएगा अपने जीएस के पेपर में। और आप पीएससी की तैयारी अगर करते हैं तो आप समझ जाएंगे। बस ये करना है कि इसमें तुक्का नहीं लगाना है। आप कोशिश करना 40 प्रश्न सही हो जाएं, लगभग 45 सही हो जाएं, तुक्का लेकिन नहीं लगाना है, क्योंकि आपसे बन जाएंगे। चलिएगा, मिलते हैं जो है अपनी एक वीडियो बनाएंगे अभी जो है। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा यदि आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं। वहाँ पर सभी प्रश्नों का समाधान और आपके जो है डाउट के अनुसार पर जो है हम क्या है क्लासें लेकर के आते हैं। और जो भी आपका डाउट रहता है तो वहाँ पर सभी पीएससी वाले लोग और सब एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो है मैं ये भेज दूंगा पीडीएफ आपको वहाँ पर टेलीग्राम में। तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप आसानी से जो है इसमें क्या हो जाएंगे। खासतौर से गद्यांश पढ़ने का जो है तरीका सीख लीजिएगा। कुछ नहीं, पहले ध्यान से 2 मिनट पढ़ना होता है गद्यांश, और 1 मिनट पढ़िएगा, 2 मिनट पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर्याप्त टाइम बच जाता है। बड़ी परीक्षाओं में, यूपीएससी में और नेट वगैरह में ये गद्यांश वहाँ भी आते हैं, तो वहाँ जो है थोड़ा सा टफ टाइप के होते हैं, उन्हें 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें एक बार में ही समझ में आ जाते हैं। ठीक है, गद्यांश गलती करोगे अगर इसमें सही नहीं कर पाओगे, सी सेट भूल जाना, नहीं निकलेगा। तो 30 नंबर गए, पहले ये ले लेना। चलिए, थैंक यू। बस और ये कहेंगे कि जीवन में हरदम क्या करना, बेहतर की तलाश करना, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करना, और टूट जाते हैं इस शीशे पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे उस शीशा बनने की तलाश करना। जय हिंद, जय भारत।